हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का JINC डिजिटल प्लेटफॉर्म के 100 डे स्ट्रेटजी प्लान में स्वागत। और आज इस प्लान का पहला लेक्चर जहां पर हम स्टार्ट करने वाले नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, एक वो सब्जेक्ट जहां से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 4 से 5 MCQ बहुत बार पूछे गए हैं। स्पेशली GNM के बच्चों का फियरिंग सब्जेक्ट होता है, BSc नर्सिंग के बच्चों के यह डिसलाइक सब्जेक्ट होता है, पोस्ट बेसिक BSc बच्चों के यह डिसलाइक सब्जेक्ट होता है। बट माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को यदि आपको क्रैक करना है तो डिसलाइक को भी लाइक करना पड़ता है। और मेरी कोशिश होगी डिसलाइक को लाइक करवाने के लिए आपके साथ जबरदस्त कंटेंट और एक्सप्लेनेशन को शेयर करने वाला हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्लास के बाद आप ये महसूस करोगे कि यस, अब तो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन के MCQ भी मैं सॉल्व कर सकता। कॉमनली कुछ ही रिपीटेटिव ऐसे क्वेश्चन है जो आप अच्छे से यदि याद रख पाते हो तो एडमिनिस्ट्रेशन का पोर्शन अच्छे से कवर कर सकते हो। और नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में जो कॉमनली MCQ बनते हैं वो स्टार्टिंग में एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट पे एक MCQ बनता है, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट या एलिमेंट्स ऑफ नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, या फिर आगे फर्दर जाते हैं तो हम लोग सुपरविजन है, इवेल्युएशन है, और जॉब डिस्क्रिप्शन है, मटेरियल मैनेजमेंट है, और INC के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो कॉलेज और स्कूल ऑफ नर्सिंग का सेटअप, INC के अकॉर्डिंग स्टूडेंट नर्स का रेशियो, वार्ड में स्टाफ नर्स और पेशेंट का रेशियो। तो बहुत सारे MCQ यहाँ पर बनने की प्रोबेबिलिटी है। तो एक बार इस क्लास को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर करना ना भूलें। अवनिका, चंद्र प्रकाश, धीरेन्द्र यादव, कल्पना नन्नमा, नीरज, खुशबू तोमर, नितेश, सुमन, आकाश वर्मा, मंजनी परमार, मुकेश, सोनम यादव, आप सभी का JINC डिजिटल प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और फाइनली आज का इंपॉर्टेंट सेशन कैरी ऑन करें। और हमेशा की तरह सेशन को कैरी करने से पहले, आज आप वह सपना देख रहे हो जो आपने कभी नहीं देखा हो, तो आपको आज वो करना पड़ेगा जो आपने कभी नहीं किया। ये लाइंस जो मेरी आपके सामने पुट करने का जो मेन पर्पज है कि जो सब्जेक्ट हम आज स्टार्ट कर रहे हैं वो सब्जेक्ट थोड़ा ट्रिकी जरूर लगता है, टफ लगता है। तो आज आप वह सपना देख रहे हो जो आपने कभी नहीं देखा, तो आपको आज वह करना पड़ेगा जो आपने कभी नहीं किया। आज वो पढ़ना पड़ेगा जो आपने कभी नहीं पढ़ा। और मैं उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट 1 आवर की जर्नी बहुत खूबसूरत होने वाली नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जहां पर हर एक MCQ और डिटेल एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आज के सेशन का पहला MCQ कैरी ऑन कर रहे हैं। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हियर यू कैन सी क्या कहता है आज के सेशन का पहला MCQ। ध्यान से देखिएगा। सिंपली पूछा मैंने बच्चों, मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहां पर आपको अपना नॉलेज यूज करना है कि एग्जैक्टली व्हाट इट मींस, व्हाट डू यू मीन बाय एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैंने ऑप्शन लिखा हुआ है कंट्रोल और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ समथिंग। बी में लिखा हुआ है कंट्रोल और एक्ट ऑफ मैनेजिंग समथिंग। देन सी में लिखा हुआ बच्चों एक्ट और प्रोसेस ऑफ मेकिंग कैरिंग आउट अ प्लान। और मेरे बच्चों डी में लिखा हुआ है प्रोसेस दैट क्रिटिकली एग्जामिन ए प्रोग्राम। अब आपको एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग फाइंड आउट करना, एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग फाइंड आउट करना। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, क्या एग्जैक्टली क्या होता है? क्या ये कंट्रोल और ऑर्गेनाइजिंग ऑफ समथिंग, या दैट विल बी कंट्रोल और एक्ट ऑफ मैनेजिंग समथिंग, या एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ मेकिंग और कैरिंग आउट अ प्लान, या प्रोसेस दैट क्रिटिकली एग्जामिन ए प्रोग्राम। फॉर द राइट आंसर एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, मैं हिंट देता हूं, डी लिखा है प्रोसेस दैट critically examine a program. That terms we can say evaluation. That terms we can say evaluation. तो ये जो डी है ये तो बाहर हो गया बच्चों, डी है ये बाहर हो गया। अभी भी आप थोड़ा सोच समझ के आंसर पुट करने की कोशिश करना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। प्रोसेस दैट क्रिटिकली एग्जामिन ए प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम को एग्जामिन करने के लिए हमें उस प्रोग्राम को इवेलुएट करना होता है, यही इवेल्युएशन का मीनिंग है। तो बच्चों यहां पर मैंने डी बार कर दिया। सी में लिखा एक्ट और प्रोसेस ऑफ मेकिंग और कैरिंग आउट टू प्लान। कुछ समथिंग शुड बी
मेक देन कैरी द प्लान। तो ये किस में आएगा? प्लानिंग में। ये किस में आएगा बच्चों? प्लानिंग। और प्लानिंग का मीनिंग ये होता है कि आप एक स्ट्रेटेजी बनाना है और स्ट्रेटेजी को कैरी करना है प्रोग्राम के थ्रू। तो मैंने बच्चों यहाँ सी को भी बाहर कर दिया, सी को भी बाहर कर दिया। अब आपके सामने एक ऑप्शन है ए और बी। और हिंट देता हूं, एक टर्म्स है जिसका एग्जैक्टली मीनिंग निकलेगा मैनेजमेंट, एक टर्म्स है जिसका एग्जैक्टली मीनिंग निकलेगा एडमिनिस्ट्रेशन। अब आपको आंसर पुट करना, मोहम्मद रशीद, वेरी गुड माय डियर, फटाफट आंसर पुट करेगा विच इज द राइट आंसर। ए बी में से सही क्या होगा? ऑलमोस्ट बच्चों ने ए और बी लिखा है और मैं यहां बी जो आंसर है उसको राइट कर रहा हूं बच्चों। अब समझाता हूं कि क्या है एडमिनिस्ट्रेशन, क्या है मैनेजमेंट। बी में लिखा है कंट्रोल और एक्ट ऑफ मैनेजिंग समथिंग। मैनेजिंग समथिंग it will conducting by the administration, or organizing something it will conducting by the management. So that is the meaning of management. That is the meaning of management, my loving future nursing officer. अब बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को हमेशा यहाँ पर होता है कि सर हम कैसे पता चलेगा या कैसे फाइंड आउट करेंगे कि एग्जैक्टली एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और मैनेजमेंट क्या है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको शेयर करना चाहता हूँ। दोनों का डिफरेंशिएशन हमें जानना बहुत जरूरी है। मैंने एक डिफरेंशिएशन मेंशन किया है, एक तरफ बच्चों मैंने एडमिनिस्ट्रेशन लिखा है, दूसरी तरफ मैंने मैनेजमेंट लिखा है। पहली चीज तो आपको मैं क्लियर कर देता हूं, एडमिनिस्ट्रेशन जो वो अथॉरिटी होती है, इज अ प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल। दैट मींस एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रोसेस होता है दैट विल बी एडमिनिस्टर एन ऑर्गेनाइजेशन बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल, जिसको चलाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। दैट मीन्स सिंपल भाषा में यदि हम कहें तो अथॉरिटी, सिंपल भाषा में हम कहें तो अथॉरिटी। वही मैनेजमेंट में मैंने लिखा है कि एन ऑर्गेनाइजिंग सिस्टमैटिक मैनर ऑफ मैनेजिंग रिसोर्सेस, पीपल, टेक्नोलॉजी विथ इन ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। यदि कोई अथॉरिटी ने आपको इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको ये काम करवाना है, दैट विल बी कमिंग बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन। अब उस काम को इफेक्टिव करवाना, दैट विल बी कमिंग बाय द मैनेजमेंट, दैट विल बी कमिंग बाय द मैनेजमेंट। इसी भाषा में मैं आपको डिफरेंशिएट करना चाहूं तो एडमिनिस्ट्रेशन को हम बोल सकते हैं ये टॉप लेवल अथॉरिटी होती है, टॉप लेवल अथॉरिटी होती है। और मैनेजमेंट को हम बोल सकते हैं ये लो लेवल और मिडिल लेवल अथॉरिटी होती है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो टॉप लेवल अथॉरिटी होती है, दैट अथॉरिटी वी कैन से एडमिनिस्ट्रेशन, और उस प्लान को इंप्लीमेंट करने वाली जो अथॉरिटी होगी दैट इज अ मैनेजमेंट, दैट इज अ मैनेजमेंट। दैट डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, सिंपली याद रखना दैट इज योर टॉप अथॉरिटी, दैट इज योर लो लेवल। एक और खास बात, जब भी हम एडमिनिस्ट्रेटिव प्लान करेंगे तो जो कम्युनिकेशन होगा वो डाउनवर्ड आएगा, वो डाउनवर्ड आएगा। वो डायरेक्टर या प्रिंसिपल से वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल से दैट विल के डिपार्टमेंट हेड, देन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हेड के बाद दैट इज टीचर्स, लाइक दैट। उसको हम बोल सकते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। और मैनेजमेंट जो होगा वो अपवर्ड कम्युनिकेशन होगा। सिंपली यदि हम एक और डिफरेंशिएशन की बात करें कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो मुखिया होता है that have capability to give instruction, तो वो कौन होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनालिटी होगा। अब उस प्लान को इंप्लीमेंट करवाने के लिए जो टीम्स बना रखी है दैट कम अंडर द मैनेजमेंट। तो इंस्ट्रक्शन जो है वो हायर अथॉरिटी से आ रहा है और मैनेजमेंट जो है उस इंस्ट्रक्शन को इंप्लीमेंट करवा रही है फॉर दैट इज अ प्रोडक्टिविटी। वो कहते हैं कि यूज मिनिमम रिसोर्सेस गिव मैक्सिमम आउटपुट। यही तो फंडा होता है मैनेजमेंट का कि मिनिमम रिसोर्सेस में मैक्सिमम आउटपुट देना, दैट इज अ वर्किंग कैपेबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। तो तभी तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटी है दे फील हैप्पी कि मैंने आपको एक जिम्मेदारी दी और आपने बहुत अच्छे से उसको इंप्लीमेंट किया। और जैसे मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं कि कॉलेज का जो प्रिंसिपल होता है, वो प्रिंसिपल एक डिसीजन लेता है कि आपको फलानी डेट से फलानी डेट को वेलकम पार्टी प्लान करनी है। दैट डिसीजन कमिंग फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन। अब प्रिंसिपल ने वाइस प्रिंसिपल को बोला, वाइस प्रिंसिपल ने डिपार्टमेंट हेड को बोला, डिपार्टमेंट हेड ने क्लास कोऑर्डिनेटर को बोला, और इस तरीके से वो जो मैनेजरियल प्लानिंग जी थी वो इंप्लीमेंट हुई। और फिर
ये प्लान जो था फ्रेशर या वेलकम पार्टी का, ये कंडक्ट हुआ, तो इसको इफेक्टिव कंडक्ट करवाना, इसको मिनिमम रिसोर्सेस के साथ कंडक्ट करवाना, ये मैनेजमेंट का काम है, ये मैनेजमेंट का काम है। तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, वेरिएशन ध्यान रखना, हु इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, दैट्स अ टॉप लेवल, हु इज द मैनेजरियल अथॉरिटी, दैट इज अ लो और वी कैन से मिडिल लेवल। डू यू अंडरस्टैंड एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स? आज के बाद ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, क्योंकि यह एक एमसीक्यू बन सकता है, एक एमसीक्यू बन सकता है। चिराग नहीं हुआ क्लास बेटा कल, डोंट आस्क अगेन एंड अगेन। ओके फाइन, शुक्रिया माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आप नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। बच्चों क्लास को एक बार मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि नॉर्सेट 2022 के लिए नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन के वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो डेफिनेटली आने वाले एग्जाम में आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, आपको सिलेक्शन में मदद करेगा, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरे एफर्ट्स जो है डेफिनेटली आपको आगे बढ़ाने में रोल प्ले करेंगे। मैं नेक्स्ट एमसीक्यू पूछ रहा हूं बच्चों, हु हैज गिवन 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए मैंने यहां एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लिखा है, मैंने यहां एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लिखा है, मैंने यहां लिखा मैनेजमेंट। ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करना। हु हैज गिवन 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मैंने पहला ऑप्शन दिया है डेनियल फ्रॉड, दूसरा ऑप्शन दिया है मैरी फॉलेट, तीसरा हेनरी फ्यूल, और चौथा एफ टेलर, एफ टेलर। हियर यू कैन सी एवरीवन, क्लियर मेंशन किया है कि मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल, मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल आपसे पूछा है। कोई आंसर पुट करने की कोशिश करना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, किसने दिए, और यहां लिख रहा हूं, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और साथ में लिख देता हूं बच्चों नॉर्सेट, नॉर्सेट 2022 का एमसीक्यू, जो आपको किसी भी हाल में लर्न करना है, लर्न करना। लगातार बच्चे हेनरी फ्यूल को पुट कर रहे हैं, सी आंसर आपका आ रहा है, सी आंसर कंसिस्टेंटली फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स पुट करें। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हेनरी फ्यूल। मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, यदि यह मैनेजमेंट नहीं लिख करके यदि यह एडमिनिस्ट्रेशन लिखा होता, यदि यह एडमिनिस्ट्रेशन लिखा होता है, तो भी मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को यही आंसर पुट करना था। डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। यदि आपके सामने मैनेजमेंट लिखा है तो 14 प्रिंसिपल, यदि एडमिनिस्ट्रेशन लिखा है तो भी 14 प्रिंसिपल, बिकॉज ये सेम प्रिंसिपल दोनों एक्टिविटी में वर्क करते हैं, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना। मैंने लिखा मेरे बच्चों मैनेजमेंट, बट जेएनसीएन जो है दे हैव वेरी गुड कॉन्फिडेंस, उन्होंने आंसर लिखा है हेनरी फ्यूल, और मैंने यहां पर ऐड कर दिया। यदि आपसे पूछे कि एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्रिंसिपल है वो भी कौन है, तो आपको हेनरी फ्यूल, किसने दिया, हेनरी फ्यूल लिखना बच्चों। ओके फाइन। अब मैं जब 14 प्रिंसिपल की बात हम कर ही रहे, तो 14 प्रिंसिपल आपको याद करवाने भी जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा पूछा जाता है, दीज ऑल आर द प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्ट, 3 करेक्ट होंगे, 1 रॉन्ग होगा। तो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इन 14 प्रिंसिपल का नाम हमें याद करना है। और आपको पता है कि जेएनसी इस तरीके के टर्म्स को रिमेंबर करवाने के लिए कहीं न कहीं स्पेशल ट्रिक लेके आता है, तो थोड़ा सा सब्र रखिएगा। मैं कोशिश करूंगा अभी इसी वक्त क्लास में आपको 14 प्रिंसिपल को मैं याद करवाता हूं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन। जैसे मैंने एक इमेज दिया हेनरी फ्यूल का, ट्रिक्स को याद कैसे करना। एक बाप बेटे आपस में बात कर रहे हैं, सन और फादर आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। मैंने सन और फादर की 2 एक्टिविटी यहां पर लिखा है। बच्चा अपने फादर से कह रहा है, डैड यू सी USSR, डैड यू सी USSR। डैड रिप्लाई क्या देता है, ओ आई सी। ये तरीका याद रखना, ये तरीका याद रखना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। बिल्कुल अर्चना, डैड यू सी USSR, ओ आई सी। अब ये ट्रिक्स आपको याद रखना मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ऑन द स्पॉट आप रिमेंबर कर सकते हो 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्यूल को। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? अब देखिएगा, बिल्कुल तैयारी जीत की करनी है। पृथ्वी मेरा बच्चा जंग जीतने के लिए मैदान में उतर चुके हैं, शुरुआत हो चुकी है, बिगुल बज चुका है नॉर्सेट 2022 का, और ये 100 डे स्ट्रेटेजी प्लान में बहुत कुछ देने वाला मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को। डैड यू सी USSR, ओ आई सी। अब देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों,
डी से याद रखना डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क, दैट्स अ डी। अब लास्ट लिखा है ए, दैट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन बच्चों अगेन डी, दैट्स अ डिसिप्लिन। दैट डिवीजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी, डिसिप्लिन। क्लियर एवरीवन? मैं डेड का फुल फॉर्म बता रहा हूं मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। डिवीजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी और वी कैन से डिसिप्लिन। डेड का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब कहा है कि यू सी, यू दैट्स अ यूनिटी ऑफ कमांड, सी दैट इज अ सेंट्रलाइजेशन। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्लियर। पहला डेड, यू, डिवीजन ऑफ वर्क, ए ऑथोरिटी, डी डिसिप्लिन। डेड कॉन्सेप्ट क्लियर। यू यूनिटी ऑफ कमांड, then you see that's a centralization, centralization, my loving future nursing officer. Then you unity of direction, subordination of individual. Then again as scholar chain, again R, that is a remuneration, remuneration, remuneration बोल सकते हैं या remuneration बोल सकते हैं मेरे बच्चों, remuneration बोल सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया डेड, यू सी यूएसएसआर। यहां तक क्लियर। डिवीजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी, डिसिप्लिन। डेड कॉन्सेप्ट क्लियर। यू दैट इज अ यूनिटी ऑफ कमांड, सी दैट इज अ, सी का मीनिंग है सेंट्रलाइजेशन। फिर का अगेन यू यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एसएसआर सबऑर्डिनेशन, स्कैलर द चेन, रिम्यूनरेशन। यहां तक हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। शुक्रिया ऋषि। अब आता ओ आई सी। अब ओ का मीनिंग देखिएगा ऑर्डर, आई का मीनिंग देखिएगा इनिशिएटिव, C as stability of tenure of personnel, then equity, then esprit de corps. Esprit de corps, my loving future nursing officer. So these are the 14 principles which is given by Henry Fayol, which is given by Henry Fayol. Almost we cross 1100 future nursing officer. बच्चों क्लास को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। जो बच्चे फर्स्ट टाइम क्लास को वॉच कर रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आई विल ट्राई टू माई बेस्ट एफर्ट फॉर माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। तो डैड, यू सी यूएसएसआर, ओ आई सी, दीज आर द 14 प्रिंसिपल विच इज गिवन बाय द हेनरी फ्योल। अब आपको इसमें से किसी भी एंगल में एमसीक्यू बन सकता है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ऑल आर द प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल्स एक्सेप्ट। तो 3 करेक्ट होगा, 1 रॉन्ग होगा। आपको इस ट्रिक्स को रिमेंबर करना है और हमेशा के लिए मेरे बच्चों आप याद कर लोगे। ओके फाइन, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को। हियर यू कैन सी क्वेश्चन से पहले बच्चों ईद और अक्षय तृतीया पे जो ऑफर था 29 अप्रैल से 2 मई तक, आज इस ऑफर का लास्ट डे है, जिसमें लाइव बैच का प्राइस जो है 7499 है बच्चों, और रिकॉर्डेड बैच का प्राइस है 5999, और आपको 9636032691 पे फोन पे और पेटीएम करना है। और बता दूं मेरे बच्चों की आप सीधा प्ले स्टोर पे जाइएगा, जेएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करिएगा। आप एप्पल के फोन से भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी मेल आईडी से लॉगिन, ओटीपी जनरेट करें, शॉप पे जाइए और कोर्स को बाय करके अपनी खूबसूरत जर्नी जेएनसी के साथ जोड़ सकते हो। तो ये 2 कोर्स है जिसमें रिकॉर्डेड कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स एक साथ मिलेगा, जिसमें थियरीज की 1200 प्लस क्लासेस, 5000 प्लस एमसीक्यू, लाइव रोजाना 3 से 7 बजे, 3 से 7 बजे माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। शुक्रिया नैना शर्मा, थैंक यू मेरा बच्चा। शुक्रिया प्रिया मुनकिया, इट्स योर ट्रू हार्टेड लव टुवर्ड्स योर जेएनसी। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या कहता है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विथ रेफरेंस टू एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट कॉप स्टैंड फॉर। अब ये अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है नॉर्सेट का। ये अगला नॉर्सेट का एमसीक्यू मैं आपके सामने लिख रहा हूं, नॉर्सेट 2022 का। वहां पूछेंगे आपको पोस्ट कॉप का फुल फॉर्म क्या होता है। पोस्ट कॉप को हम लोग एलिमेंट्स बोल सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, एलिमेंट्स ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट बोल सकते हैं। और मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स आपको क्लियरली मेंशन करना है कि विद रेफरेंस टू एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट कॉप का फुल फॉर्म क्या है। पोस्ट कॉप का फुल फॉर्म क्या माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? ए ऑप्शन पढ़िएगा, प्लानिंग, ऑब्जर्विंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, प्रिपरेशन, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, reporting and budgeting. Then planning, organizing, staffing, directing, coordinating and reporting and budgeting. Then again preparation, observing,
स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग और रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। एक बात क्लियर कर देता हूं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, पोस्ट कॉप का जो पहला पी है इसको कभी हम प्रिपरेशन में नहीं लेते। पहले पी का मीनिंग होता है प्लानिंग, तो डी बाहर हो गया और बी बाहर हो गया, सॉरी डी बाहर हो गया, बी बाहर हो गया। अब आपके पास दो ऑप्शन है, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। हमेशा याद रखना, जब भी पोस्ट कॉप का स्टैंड फॉर पूछते हैं, फुल फॉर्म पूछते हैं, पी ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग प्लानिंग, पी ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग प्लानिंग। इट्स ओके कमलेश, क्विक आंसर पुट करने की कोशिश करना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। मैंने पोस्ट कॉप का फुल फॉर्म आपसे पूछा है। शुक्रिया लियान चौधरी, कांग्रेचुलेशन माय डियर, क्विक आंसर। ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर सी पुट करने की कोशिश की है, कुछ ने बच्चों ने यहां पर शायद ए लिखा है। मैं एक बात और क्लियर कर देता हूं, जहां पर भी ऑब्जर्विंग वर्ड आता है तो फिर से ये गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि ओ का मतलब होता है दैट वी कैन से ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग। तो डेफिनेटली अब आपके सामने एक ही ऑप्शन बचा है, और एक ही ऑप्शन जो बचा दैट इज अ करेक्ट आंसर, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड budgeting. That is a meaning of POSTCOP. Is an acronym widely used to field of management and public administration that reflect classic view of organizing theory. एक और MCQ ऐड करिएगा, Who are responsible to given POSTCOP? Luther Gulick. लिखना मेरे बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि एलिमेंट्स ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट, एलिमेंट्स ऑफ दैट इज अ नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन किसने दिया? तो लूथर गुलिक ने। हेनरी फ्योल ने प्रिंसिपल दिया, लूथर गुलिक ने एलिमेंट्स दिया। हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिया, बट लूथर गुलिक ने लगभग दैट वी कैन से 8 जो है स्पेसिफिकेशन, इसको हम कंसीडर करते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। उसके साथ 3 जो है कोऑर्डिनेटिंग, दैट इज अ रिपोर्टिंग और वीकेंड बजटिंग। तो ये 7 जो है एलिमेंट्स वाज गिवन बाय द लूथर गुलिक। मेरे बच्चों, लूथर गुलिक ने ये एलिमेंट्स दिए। तो यहाँ 2 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाने चाहिए माय फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल दैट वाज गिवन बाय द हेनरी फ्योल्स, दूसरा एलिमेंट्स दैट वाज गिवन बाय द लूथर गुलिक। Principle, these are the 14 principle, then post-cop element that we can say 7. Do you understand? उससे पहले मैंने आपको कहा था कि exactly difference between administration and management. मैंने कहा था administration top level की authority है, management low और middle level की authority है. Do you understand every future nursing officers? Okay, fine. तो बनोगे future nursing officers से nursing officers? बनोगे ना मेरे बच्चों? जिद्दी बनना होगा, लगातार पढ़ना होगा, नेवर माइंड के साथ आगे चलना होगा, कुछ वक्त खुद के लिए जीना होगा बच्चों। हर एक दिन आपको अपने सपने के करीब लेके जा रहा है, हर एक दिन आपको अपनी उम्मीदों पे खरा उतरने को मजबूर कर रहा है। तो टाइम का प्रिजर्वेशन करिएगा, टाइम का वेस्ट ना करना मेरे बच्चों। इट्स गोल्डन टाइम फॉर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, क्योंकि ये जो ईयर है ना 2022, ये लाइफ चेंजिंग ईयर साबित हो सकता है आपकी लाइफ में। इसलिए जो शुरुआत आपने की है उस पर टिके रहिएगा। परिस्थितियां जैसी भी है अपने आप को उस सिचुएशन में पुट करके रखिएगा, और डेफिनेटली वन डे यू विल विन योर ड्रीम माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, और बहुत मजेदार एमसीक्यू आने वाला, देखिए ध्यान से। एमसीक्यू कहता है कि सिक्योरिंग एप्लीकेंट टू फिल वैकेंट बजटेड पोजीशन इज नाउन एज, मतलब ये एक वैकेंट पोजीशन था, इस वैकेंट पोजीशन को फिल करना है। तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता? बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? शुक्रिया प्रिया मुनकिया, जयस वर्मा, नंदनी, थैंक यू एवरीवन टू लव एंड ट्रस्ट टुवर्ड्स योर जेएनसी। मैंने क्लियर कहा बच्चों की सिक्योरिंग एप्लीकेंट टू फिल वैकेंट बजटेड पोजीशन इज नाउन एज, क्या वी कैन से सुपरविजन, क्या वी कैन से रिक्रूटमेंट, क्या वी कैन से एम, क्या वी कैन से गोल? विच इज द राइट आंसर? विच इज द राइट आंसर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स? क्विक आंसर पुट करने की कोशिश करना। सिक्योरिंग एप्लीकेंट टू फिल वैकेंट बजटेड पोजीशन इज नाउन एज, व्हाट वी कैन से, किस नाम से हम प्रोनाउंस करते हैं?
कोई भी वैकेंट पोजीशन को सिक्योर किया जाता है, फुलफिल किया जाता है, दैट प्रोसेस व्हाट वी कैन से। बच्चे रिक्रूटमेंट आप लिख रहे हो, कुछ बच्चे सुपरविजन लिख रहे हैं, एम और गोल जो है बहुत कम बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गलत नहीं होना चाहिए मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, और कभी भी इस सब्जेक्ट से डरने की जरूरत नहीं है। जब आप पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, आपको आंसर मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट आपकी लाइफ का हिस्सा है। आप लाइफ में कहीं ना कहीं ये सारे मेथड बहुत कॉमन यूज करते हो, बट आपको सही फ्रेम में इसको रिमेंबर करना है। ऑलमोस्ट बच्चों ने यहाँ पर बी आंसर पुट किया है। फंटास्टिक एवरीवन, दैट इज अ रिक्रूटमेंट। बिल्कुल आपका आंसर सही है। रिक्रूटमेंट जो है प्रोसेस है एक्टिवली सीकिंग आउट, फाइंडिंग एंड हियरिंग कैंडिडेट फॉर अ स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ जॉब। मतलब सही पोस्ट के लिए सही पर्सन को सेलेक्ट करना इज अ प्रोसेस वी कैन से रिक्रूटमेंट। बाय द CBT एग्जाम, बाय द इंटरव्यू, बाय द प्रीवियस परफॉर्मेंस अप्रेजल, बाय द एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ये सारे एलिमेंट्स जो है ये एक पर्सन को उस पोस्ट के लिए सेलेक्ट करके रिक्रूट करने में मदद करते हैं, जो उस पोस्ट को डिजर्व करता है, जो उस पोस्ट को डिजर्व करता है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, द प्रोसेस वी कैन से, दैट प्रोसेस वी कैन से रिक्रूटमेंट। क्या बोलेंगे बच्चों? रिक्रूटमेंट। एक वर्ड मैंने लिखा सुपरविजन में, आपको सुपरविजन का मीनिंग भी क्लियर करना चाहता हूं। मैं यहां पर बच्चों एम और गोल का मीनिंग भी क्लियर करना चाहता हूं। सुपरविजन जो है, ऑलवेज यू फाइंडिंग इन योर जॉब, जहां पर भी आप वर्क कर रहे हो तो कोई न कोई आपको सुपरवाइज कर रहा होता है। तो एग्जैक्टली सुपरविजन का मतलब होता है टू ओवरसी, टू इंस्पेक्ट वर्क ऑफ अदर पर्सन। आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो बच्चों, उस एक्टिविटी को यदि कोई ऑब्जर्व कर रहा है, कोई उस एक्टिविटी को देख रहा है, दैट प्रोसेस वी कैन से सुपरविजन। That process we can say supervision. My loving future nursing officer, शुक्रिया नीलम वर्मा, लव यू टू माय डियर। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर करना। रिक्रूटमेंट का मतलब डिजर्व कैंडिडेट को उस पोस्ट पे प्लेस करना जहां उसकी जरूरत है। दैट प्रोसेस वी कैन से रिक्रूटमेंट। जैसे नॉर्सेट का रिक्रूटमेंट आ रहा है, और नॉर्सेट के लिए वी आर डिजर्विंग पीपल्स, तो हमें पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करना होगा, उसके बाद हम डिजर्विंग पोस्ट पे जा सकते हैं। दैट प्रोसेस वी कैन से रिक्रूटमेंट। दूसरा मैंने कहा था कि सुपरविजन का मीनिंग क्लियर, एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अब एक मजेदार बात आपको बताता हूं। जैसे एक टर्म्स लिखा है बच्चों यहाँ पर, एम और गोल, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं। आपको एक बार फिर से मैं इस एनवायरमेंट में ले जाना चाहता हूं। एम और गोल में थोड़ा डिफरेंस है। एक टर्म्स आपने ऑब्जेक्टिव भी सुना होगा, मैं तीनों का मीनिंग आपको शॉर्टली क्लियर करना चाहता हूं। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, एम क्या होगा, गोल क्या होगा। तो सबसे पहली बात है, आपने 12th पास किया। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सटीक बात है सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिस लिए। आपने संगीता जोशी डोनेटिंग 200 रुपीज टूवर्ड्स JINC स्टूडेंट फंड। थैंक यू संगीता, फ्रॉम बॉटम ऑफ हार्ट, थैंक यू सो मच मेरा बच्चा। तो इसमें डिफरेंस देखिएगा। जैसे ही आपने 12th किया और 12th करने के बाद में आपने नर्सिंग को चुना, कुछ बच्चों ने GNM को चुना, कुछ बच्चों ने BSc नर्सिंग को फाइंड आउट किया, क्योंकि ये 2 मेन कोर्स होते हैं। अब GNM और BSc नर्सिंग करने का गोल क्या था? GNM और BSc नर्सिंग करने का गोल क्या था? सीधी सी सिंपल बात, कोई भी नर्सिंग सोशल सर्विस के लिए नहीं करता है, कोई भी नर्सिंग सामाजिक सेवा के लिए नहीं करता। सीधी सी बात है, सामाजिक सेवा के साथ अर्निंग भी चाहिए, और आपका पर्पस था गवर्नमेंट जॉब। सीधी सी बात, गवर्नमेंट जॉब। अब आपने नर्सिंग में एडमिशन लिया और आपका पर्पस था कि एडमिशन इसलिए लिया कि मुझे नर्सिंग करके कहां पहुंचना है, गवर्नमेंट जॉब। कहां पहुंचना है, गवर्नमेंट जॉब। तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ये गवर्नमेंट जॉब है, ये आपका गोल है। क्या है बच्चों? ये आपका गोल है। आज मैं क्लियर कर देता हूं आपको गोल, एम और ऑब्जेक्टिव में फर्क क्या। आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए नर्सिंग को सिलेक्ट किया, तो गवर्नमेंट जॉब क्या था? आपका गोल था।
आई थिंक जितने भी बच्चे अभी क्लास को वॉच करें, सबका गोल गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट होना और गवर्नमेंट जॉब में भी नॉर्सेट 2022 को क्रैक करना। एवरीवन, दिस इज योर गोल। अभी भी इस गोल को और क्लियर कर लीजिएगा। दिस इज योर गोल टू सेलेक्ट नॉर्सेट 2020 टू मेक योर सेल्फ एम्प्लॉय ऑफ एम्स, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो हमने इस गोल तक पहुंचने के लिए कुछ बच्चों ने जीएनएम किया, कुछ बच्चों ने बीएससी नर्सिंग किया, कुछ ने पोस्ट बेसिक बीएससी, कुछ ने एमएससी, एमफिल, पीएचडी, बड़ी लंबी जर्नी तय की। ये काम हम कर चुके थे। इस काम के लिए हम मेहनत करें, हम अपने डेस्टिनेशन के लिए मेहनत करें, फाइनल आउटकम के लिए मेहनत करें। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? अब डेफिनेटली एडमिशन लेने के बाद हमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होगा एक्टिविटी विच इज हेल्पिंग टू रीच गोल। वो सारी एक्टिविटी जिसके द्वारा अपने गोल तक रीच कर जाते हैं। दैट इज अ मीनिंग एक्टिविटी विच हेल्पिंग टू रीच टूवर्ड्स योर गोल। वो सारी एक्टिविटी जिसके द्वारा आप गोल की तरफ बढ़ सकते हो। That is a meaning of objective. That is a meaning of objective, my loving future nursing officer. Like जीएनएम वालों ने बच्चों ने पहले फर्स्ट ईयर किया, फिर सेकेंड ईयर किया और फिर थर्ड ईयर किया। बीएससी वाले बच्चों ने भी फर्स्ट ईयर पहले किया, फिर सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, फिर फोर्थ ईयर। तो दैट मीन्स माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दीज आर द ऑब्जेक्टिव। अब हमें यहां पहुंचना है तो हमें फर्स्ट ईयर को विदाउट सप्लीमेंट्री क्लियर करना है, सेकेंड ईयर को क्लियर करना है, थर्ड ईयर को क्लियर करना है। दीज आर द ऑब्जेक्टिव माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। देन बच्चों, आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर को क्लियर करना है, सेकेंड ईयर को क्लियर करना है, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। मतलब मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आपने अपने ऑब्जेक्टिव को अच्छे से फॉलो कर लिया है। मतलब यहां तक तो आप पहुंच गए, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अब आप कहां खड़े हो? आप इस प्लेटफॉर्म और गोल के बीच में खड़े हो। दिस इज द टाइम टू डाइवर्ट योर सेल्फ। दिस इज द टाइम टू स्ट्रगलिंग यू। दिस इज द टाइम टू मेक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर फैमिली मेंबर। दिस इज द टाइम फॉर एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ये वक्त है जहां आप और हम सब खड़े हैं अपने सपने के बीच में। अब यहां प्रॉब्लम क्या आता है? कुछ बच्चों ने प्राइवेट जॉब को प्रीफर कर ली। जाना तो यहां था मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, बट कुछ बच्चों ने प्राइवेट जॉब को प्रीफर कर लिया और वो उस गोल से डाइवर्ट हो गए। तो मतलब यहां पर बच्चों को डाइवोशनल थेरेपी बहुत मिलती है। जाना तो था इधर, बट वो चले गए उस प्राइवेट जॉब में जहां 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 का लालच मिलता है आपकी लाइफ को कंडम करने का, आपको बंधुआ मजदूर बनाने का और आपको उस फेज में डालने का जहां से लौट के आना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत सारे बच्चे इस ट्रैक को अपना लिया क्योंकि सबको पैसा चाहिए, कम टाइम में पैसा चाहिए, खुद पे भरोसा नहीं था, वो बच्चे इधर भागते। काफी बच्चे हैं जिन्होंने नर्सिंग को लेफ्ट कर दिया। बोला मेरे को तो नर्सिंग घर वालों ने जबरदस्ती करवाई, मेरा तो मन ही नहीं था, मेरे फ्रेंड ने किया तो मैंने भी कर लिया, मेरा तो कुछ और प्लान था। तो कुछ बच्चे ये से डाइवर्ट होके गोल से दूर भाग गए। कुछ बच्चे अभी भी ट्रैक पे है, जैसे आप। बहुत सारे बच्चे अभी भी ट्रैक पे है, मतलब दे आर डूइंग सेल्फ प्रिपरेशन। बहुत सारे बच्चे सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कोचिंग्स में अपना गाइडेंस के साथ स्टडी कर रहे कोचिंग में। मतलब दे आर इज ऑन ट्रैक। इवन कभी कभी कुछ बच्चों का अर्ली मैरिज होना, चाहे बॉयज हो गर्ल्स हो, जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, ये भी एक तरीके का कहीं के थोड़ा सा 100% नहीं, डाइवोशनल थेरेपी के रूप में काम करता है। बट याद रखना, इन सारी परिस्थितियों के साथ सपना अभी भी यहां पहुंचने का है ना, वो तो पहुंच जाएगा। वो गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब को छोड़ सकता है,
वो शादी को भी मैनेज करता है, क्योंकि शादी के बाद तो ताकत बढ़ जाती है, फैमिली सपोर्ट बढ़ जाता है, तो वो भी बच्चा लौट सकता है। बट ये बच्चे जो है ये अभी भी ट्रैक पे, ये अभी भी ट्रैक पे। और ये कौन है बच्चों? जो अभी पढ़ रहे। अब इन बच्चों ने अपने गोल को अचीव कर लिया, इन बच्चों ने अपने गोल को अचीव कर लिया। दैट इज एम, दैट इज एम। एम का मीनिंग होता है कि जो आपने सोचा उसको आपने हासिल कर लिया। दैट इज योर एम। गोल क्या था? लास्ट आउटकम। गोल क्या था? एंड रिजल्ट। एम क्या था? अपनी प्लानिंग से उस गोल तक पहुंचना। दिस इज योर एम। ऑब्जेक्टिव क्या था? जो एक्टिविटीज आप कर रहे थे, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव। तीनों डिफरेंस क्लियर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स? पहला, दैट इज एम। एम था कि आपके जर्नी को स्टार्ट करने से गोल तक पहुंचना। दिस इज योर एम। हर परिस्थिति में खुद को फाइट करना। हम इन सारी परिस्थितियों के बाद यदि हम अभी भी पढ़ रहे हैं तो मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, गवर्नमेंट जॉब आपसे दूर नहीं है। यू आर फाइटर, यू आर आर्मी मैन। और अभी नॉर्सेट 2022 हमारा इंतजार कर रहा बेसब्री से। तो ये तीनों चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, कि गोल क्या है, एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या था। ऑब्जेक्टिव मतलब एक्टिविटी जो गोल को अचीव करने में नहीं करते। एम का मतलब उस गोल तक पहुंचने के लिए रास्ता तय करते हैं, सिस्टमेटिकली जो हम ट्रेवल करते हैं। और गोल क्या था बच्चों? एंड रिजल्ट था माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अब हमें मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर के साथ मिलकर के गोल तक पहुंचना है। जो भी परिस्थितियां थी वो पास था, आज जो है वो अपना प्रेजेंट है, आने वाला जो है वो अपनी लाइफ का एक खूबसूरत हिस्सा है जहां पर हम सेंट्रल गवर्नमेंट होंगे बच्चों। तो यहां पर सारे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं बच्चों। एमसीक्यू पूछ रहा है, इफ सम डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज आर डिवाइडेड टू लोअर लेवल, देखना बच्चों, डिवाइडेड टू द लोअर लेवल बाय टॉप लेवल, दे दिस टाइप दैट देन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। हम इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को किस नाम से प्रोनाउंस करते हैं? हम इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को किस नाम से प्रोनाउंस करते हैं? इफ सम डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, कुछ जो है डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो डिवाइड करती है टू लोअर लेवल बाय टॉप लेवल, हाईएस्ट लेवल से लोअर लेवल के लिए जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करती है। दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हम इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? ऑप्शन ए क्या डिसेंट्रलाइज कहेंगे, ऑप्शन बी क्या सेंट्रलाइज कहेंगे, ऑप्शन सी क्या ऑथेंटिक कहलाएंगे, ऑप्शन डी क्या प्रिजम्पटिव कहलाएंगे? थोड़ा सोच के आंसर देना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, सोच के आंसर देना बच्चों। हियर यू कैन सी 4 ऑप्शन आपके पास में, चारों के अलग अलग मीनिंग होगा। मैंने पूछा है कि सम डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, कुछ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज है जो डिवाइड होती है लोअर लेवल की तरफ टॉप लेवल से। उन लोअर टॉप लेवल से लोअर लेवल की तरफ डिवाइड होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम क्या कहते हैं? फटाफट आपको आंसर देना बच्चों, फटाफट। यहां पर 4 ऑप्शन है, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइज्ड, देन ऑथेंटिक, देन प्रिजम्पटिव। पुट द राइट आंसर एवरीवन। ऑलमोस्ट वी क्रॉस 1200 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। शुक्रिया, थैंक्स इंडिया टू ट्रस्ट ऑन JINC जोधपुर। क्विक आंसर पुट करने की कोशिश करिएगा। ए बच्चे लिख रहे हैं, कुछ बच्चे बी लिख रहे हैं। डेफिनेटली आपका ए और बी में से होगा। ऑथेंटिक और प्रिजम्पटिव तो हम कह ही नहीं सकते। 2 ऑप्शन है, मैं दोनों का मीनिंग आपको समझाऊंगा कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, सेंट्रलाइज क्या होता है। शुक्रिया अर्चना सैनी, थैंक यू सो मच। हमेशा अपने सपने को पूरा करने के लिए हमें खुद को लगना होगा और आप बहुत अच्छा कर रहे हो, खुद पे ट्रस्ट रखिएगा बच्चों। ए आप लिख रहे हो, ऑलमोस्ट बच्चों ने ए लिखा, दैट इज अ डेफिनेटली राइट आंसर। मेरा कहने का पर्पज है कि किसी भी अथॉरिटी को डिसीजन को इंप्लीमेंट करवाना है तो हमें डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन को कैरी करना पड़ता है। असाइन डिसीजन मेकिंग टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट एंड इवन इंडिविजुअल टीम, गिविंग देम ऑटोनॉमी टू टेक नेसेसरी एक्शन। देखिए, एक मैं डिसेंट्रलाइजेशन का एक ग्राफ आपको दिखाता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। यहां पर एक ग्राफ आपको दिख रहा है, ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन, ये कौन है बच्चों? ये एडमिनिस्ट्रेशन। और एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई प्लान किया और प्लान के लिए हमने अलग अलग 1, 2 और 3 डिपार्टमेंट्स को ये वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।
कि आपको ये काम करवाना है। उन तीनों को हमने थोड़ा पावर दिया कि आप जरूरत पड़ने पर डिसीजन ले सकते हो। उन्होंने फर्दर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को 3 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उन तीनों लोगों को भी इन्होंने लिटिल बिट पावर दिया कि आप सिचुएशन अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हो। इस तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जब वर्क होता है, प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज ऑफ नर्सिंग, प्रिंसिपल के ऊपर क्या है, सबसे ऊपर देखिए यहां पर मैं बात करूं, ये प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल ने 3 डिफरेंट स्कूल ऑफ नर्सिंग, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ऐसे 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स को यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। उन्होंने फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है दैट काइंड ऑफ ग्राफ, दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट डिसीजन, दैट वर्क वी कैन से डूइंग बाय द सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। शुक्रिया सुरजीत। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर कि डिसेंट्रलाइज का मीनिंग क्या होता है। डिसेंट्रलाइज मैंने आपको क्लियरली मेंशन किया कि assign decision making to lower level management and even individual team, giving them autonomy to take necessary action। अब यदि मैं बात करूं बच्चों सेंट्रलाइज में क्या होता है, 1 पर्सन डिसीजन मेकर होता है। ध्यान से देखिएगा, सेंट्रलाइज की बात करता हूं तो मैंने लिखा है कि 1, देखना बच्चों, 1 where person at top make all decision and employee and carry out order to they flow down। मतलब एक ही पर्सन कहता है, जैसे नरेंद्र मोदी जी का ऑर्डर आया कि आपको अपने स्टेट में पेट्रोल डीजल पे वैट कम करना है, तो ये डिसीजन कहां से आया बच्चों, ये सेंट्रलाइज डिसीजन आया और सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर को ये डिसीजन दे दिया कि आपको ये करना है। और यदि उन्होंने कर दिया, दैट काइंड ऑफ डिसीजन वी कैन से सेंट्रलाइज। वन मैन जो है, सिंगल पर्सन कोई डिसीजन लेके और काम को इंप्लीमेंट करवाता है, दैट वी कैन से सेंट्रलाइज पॉलिसी। और एक हायर ऑथोरिटी के साथ में सबऑर्डिनेट्स होते हैं, सबऑर्डिनेट्स में फिर सबऑर्डिनेट्स होता है, उनके अंदर फिर सबऑर्डिनेट्स होता है, दैट काइंड ऑफ ग्राफ, दैट इज अ डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे आप, एक बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूं, आप एम्स के एम्प्लॉय बनने वाले, ये तो कंफर्म है, इसमें कोई शक नहीं है। एम्स में सेंट्रलाइज एसी होता है, मतलब आपका मन कर रहा है कि मुझे एसी ऑन नहीं करना है, फिर भी वो एसी चलेगा क्योंकि उसका स्विच एक ही है, सेंट्रलाइज है। वो वहां से स्विच बंद होगा तो सबकी एसी बंद हो जाएगी। और आपका मन कर रहा है मुझे ठंड लग रहा है, वो एसी ऑन नहीं करना है, नहीं मेरा बच्चा, वो सेंट्रलाइज सर्विस है, वो सेंट्रलाइज सर्विस है, आप चाह करके भी उसको मना नहीं कर सकते हो। वो एसी चलेगी, ठंड लगेगी, कंबल ओढ़ लीजिएगा, खुद को प्रोटेक्ट करिएगा, बट दैट फंक्शनिंग वी कैन से सेंट्रलाइजेशन। वन ऑथोरिटी कैन टेक डिसीजन, दैट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन। और जहां हम थोड़ा थोड़ा पावर सबको दे रखते हैं, दैट वी कैन से माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, डिसेंट्रलाइजेशन। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर, क्योंकि ये होने वाला है। एम्स के एम्प्लॉय बनते ही आपको एसी का सामना करना। आप जरूर याद करोगे, किसी ने कहा था कि ठंड लग रही है बट मन कर रहा हम एसी ऑफ कर दे, बट नहीं कर सकते, है ना। डू यू अंडरस्टैंड एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? तो ये 2 टर्म्स मेरे बच्चों एग्जाम में आए हुए हैं और रिपीट हो सकते हैं, और रिपीट होते तो आपसे बेहतर शायद कोई कर नहीं पाएगा, बहुत अच्छे से करोगे। ओके फाइन, नेक्स्ट मूव करते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, उससे पहले एक इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं कि एमएनएस, देखिए, नर्सिंग के साथ भारतीय सेना में जाने का सपना पूरा करें। ये बहुत सारे बच्चे जिनको मैं बताना चाहता हूं कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होना है, ओनली फॉर फीमेल है। आपके परिवार में, आपके नियरेस्ट, आपके डियरेस्ट, यदि कोई फीमेल जो कैंडिडेट्स है, 12th पास किया, बायोलॉजी है, अच्छा है पढ़ने में, तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में अपना सपना पूरा कर सकते हैं। उसके लिए जेएनसी में ऑफलाइन बैच शुरू हो चुका है, जिसका टाइम 3 to 7 है। ऑनलाइन बैच, ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल है, जिसका 2999 उसका प्राइस है। और डेली चैनल है जो इस नीट का फ्री लाइव एमसीक्यू सेशन चलता है शाम को 7:15। चैनल का नाम है JINC नर्सिंग एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। आप सभी बच्चों को बता रहा हूं, JINC नर्सिंग एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, ये JINC का यूट्यूब चैनल है, जहां पर शाम को 7:15 पे रोजाना फ्री
एमसीक्यू सेशन चलता है। तो नीट का प्रिपरेशन करने वाले बच्चे, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस का प्रिपरेशन करने वाले बच्चे इस चैनल को जरूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक अपडेटिंग इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। तो इस चैनल का नाम फिर से रिमेंबर कर रहा हूं, आप सर्च कर सकते हो जेएनसी नर्सिंग एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। ये यूट्यूब पे नया चैनल है जहां पर डेली क्लास होती है, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, नेक्स्ट कैरी कराओ। ये कोर्स लेने के लिए, रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 9636032691 पे आप पेमेंट कर सकते हो, या सीधा जेएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करें, वहां से आप इस कोर्स को बाय कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों, क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। देखिए यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पूछा है, यहाँ थोड़ा सा उस क्वेश्चन को मैंने कैरी किया, वहां मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेशन के एलिमेंट्स बताए, यहां मैंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। कौन सा एलिमेंट मैनेजमेंट का नहीं है, याद करना बच्चों। पोस्ट कॉब मैंने आपको पढ़ाया, मैंने लिखा यहाँ पर रिपोर्टिंग, मैंने लिखा बच्चों ऑर्गेनाइजिंग, मैंने लिखा यहाँ पर स्टाफिंग, देन बच्चों कमांडिंग। जस्ट रिमेंबर इन चारों में से कौन सा एलिमेंट जो है वो मैनेजमेंट का एलिमेंट नहीं है। जस्ट रिमेंबर पोस्ट कॉप, जस्ट रिमेंबर। लास्ट मैंने अभी क्वेश्चन डिस्कस किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप फटाफट इसका सही आंसर करें, क्विक आंसर पुट करने की कोशिश करना, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। विच इज द राइट आंसर, जो कौन सा एलिमेंट जो है पोस्ट कॉप नहीं आता है, डी आप आंसर लिखेंगे सर, कमांडिंग जो है वो नहीं आता, बिल्कुल। रिपोर्टिंग आता है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। ऑर्गेनाइजिंग आता है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। स्टाफिंग ऑलवेज, मैंने कहा था कि जब भी हम पोस्ट कॉप की बात करें प्लानिंग के साथ स्टार्ट होगा, ये भी करेक्ट है। तो डी जिन बच्चों ने लिखा उनका आंसर सही है। डी वी कैन नॉट कंसिडर इनटू द पोस्ट कॉप। ओके फाइन, इसका मतलब आपको पोस्ट कॉप, लूथर गुलिक याद हो गया, हेनरी फ्यूअल 14 प्रिंसिपल भी याद हो गया। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पर्सनल, एक वर्ड लिखा है पर्सनल का मतलब होता है वो स्टाफ जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। ये पर्सनल नहीं है, पर्सोनल है। एक बार फिर से देखिएगा, पर्सनल नहीं है बच्चों, पर्सोनल है। वो पर्सोनल हम स्टाफ को कहते हैं, लाइक नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, अदर जो भी स्टाफ होता है, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दैट इज अ पर्सनल। द पर्सनल रिक्वायरमेंट एंड कैपेबिलिटी essential for the effective performance of a particular job is called। अब मैंने ये कहा कि एक और टर्म्स पूछा है कि किसी स्टाफ को रिक्वायरमेंट और कैपेबिलिटी एसेंशियल है इफेक्टिव परफॉर्मेंस के लिए, पर्टिकुलर जॉब के लिए, तो उसके लिए क्या जरूरी, मतलब आप कहीं काम कर रहे हो और आपके काम को और इफेक्टिव बनाने के लिए और सुटेबल बनाने के लिए जो एक्टिविटी हम कंडक्ट करते हैं उसका नाम मैंने पूछा। क्या हम जॉब एनालिसिस बोल सकते हैं, क्या हम जॉब स्पेसिफिकेशन बोल सकते हैं, क्या हम जॉब चार्ट बोल सकते हैं, क्या हम बच्चों जॉब डिस्क्रिप्शन बोल सकते हैं। फिर से थोड़ा फोकस करिएगा। द पर्सनल का मतलब जो स्टाफ जो काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में, रिक्वायरमेंट एंड कैपेबिलिटीज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब। मतलब यदि आपने नर्सिंग किया है और आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना या नर्सिंग ट्यूटर बनना, डेफिनेटली ये ज्यादा इफेक्टिव होगा। अब आपको जाके बोले कि आप रिसेप्शनिस्ट बनो, आपको जाके बोले कि आप काउंसलर बनो, आप कोशिश कर, आपको जाके बोले आप एक्सरे टेक्नीशियन बनो, आपको बोले कि आप लैब टेक्नीशियन बनो, तो मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर वो आपके परफॉर्मेंस, आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो नहीं है। तो विच वन वी कैन से करेक्ट, द पर्सनल रिक्वायरमेंट एंड कैपेबिलिटीज एसेंशियल, जरूरी है फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ द पर्टिकुलर जॉब। हम उसको किस नाम से प्रोनाउंस करते हैं बच्चों? 4 ऑप्शन आपके सामने पुट किया और ज्यादातर बच्चों ने कहा कि सर वो जॉब डिस्क्रिप्शन है, कुछ ने कहा जॉब एनालिसिस है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, मैं बताना चाहता हूं जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर तो आपके वर्क एक्टिविटीज आएगी, वर्क डिपार्टमेंट नहीं आएगा। तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं सोच। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब यदि कोई प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल का जो ऑथेंटिक पावर होता है, जो वो डिसीजन ले सकता है, जो उसको करना चाहिए, दैट इज अ जॉब डिस्क्रिप्शन। लाइक स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर का जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है?
बेड मेकिंग करना, वाइटल साइन लेना, देन पेशेंट का रिपोर्ट एंड रिपोर्टिंग को मेंटेन करना, है ना, यूरिन आउटपुट को मॉनिटर करना, प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन करना, कोलोस्टोमी केयर करना, दैट इज अ जॉब डिस्क्रिप्शन, दैट इज अ जॉब डिस्क्रिप्शन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो ये तो नहीं होगा, डी मैंने बाहर कर दिया। अब आपके पास 3 ऑप्शन है और आपने बी आंसर लिखा, फंटास्टिक पार्टिसिपेशन, बिल्कुल आपका बी यहां पर करेक्ट होगा। मैंने लिखा है बच्चों, जॉब स्पेसिफिकेशन इज अ लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड qualities for the person to qualify for the success या succeed in a position। जिस पोजीशन के लिए आपने स्टडी किया है, नॉलेज गेन किया है, और उस पोजीशन के लिए यदि आपको रिक्रूट किया है, दैट इज अ जॉब स्पेसिफिकेशन, दैट इज अ जॉब स्पेसिफिकेशन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? और जॉब एनालिसिस के लिए हम लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल, एनेक्डोटल रिकॉर्ड उनको फॉलो करते हैं। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, जहां पर मैंने क्लियर मेंशन किया कि जॉब डिस्क्रिप्शन का मीनिंग क्या है, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, और यहां पर मैंने करेक्ट किया जॉब स्पेसिफिकेशन। आपने नर्सिंग किया है, हमें नर्सिंग ऑफिसर बनना है, हमें नर्सिंग ऑफिसर के बाद जो वर्क करेंगे वो हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन होगा, वो हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन होगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। नीतू शुक्रिया मेरा बच्चा, दैट यू अंडरस्टैंड एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके फाइन, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है कि बेड साइड परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट नर्स कैन बी आइडियली असिस्ट बाय। एक स्टूडेंट लाइफ में आप हॉस्पिटल में वर्क कर रहे, यू आर स्टूडेंट व्हेन यू वर्क इन द हॉस्पिटल, और आपकी परफॉर्मेंस को यदि एनालिसिस करना है, आपकी परफॉर्मेंस को यदि असिस्ट करना है, तो कैसे करोगे? ध्यान से सुनना मेरे क्वेश्चन को बच्चों। बेड साइड परफॉर्मेंस, बेड साइड कौन करता है? स्टूडेंट करता है। बेड साइड परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट नर्स कैन बी आइडियली असिस्ट बाय। एक स्टूडेंट को आपने कहा कि पेशेंट को बेड बाथ दीजिएगा, और पेशेंट को बेड बाथ दिया जा रहा है, एज सुपरवाइजर यू विल बी देयर, आप वहां पर हो, और आपको उस बच्चे, उस स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को असिस्ट करना है, तो कौन सा मेथड यूज करोगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ऑप्शन में लिखा है, क्या चेकलिस्ट से आप फाइंड आउट कर सकते हो? चेकलिस्ट से क्या बच्चों रेटिंग स्केल से पता लगा सकते हो? क्या बच्चों एनेक्डोट्स रिकॉर्ड से पता लगा सकते हो, या फिर पीयर रिव्यू से पता लगा सकते हो? पीयर, शुक्रिया एवरीवन। पूजा, फटाफट आपको आंसर देना है हमें। स्टूडेंट, ये जब स्टूडेंट वर्ड आता है ना बच्चों, और ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्पज ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, कौन सा मेथड, कौन सा टूल आप यूज करने वाले हो? अब आपको आंसर देना। चेकलिस्ट जो है, देखिए चेकलिस्ट का यूज हम इन्वेंट्री में यूज कर सकते हैं, हम इन्वेंट्री में यूज कर सकते हैं चेकलिस्ट का यूज, बट किसी बच्चे की परफॉर्मेंस में चेकलिस्ट का यूज हम नहीं कर सकते। तो ये तो बाहर हो गया, ये तो बाहर हो गया। रेटिंग स्केल जो है, ये किसी पर्टिकुलर वर्क को रेट करने का, जैसे आपने देखा नहीं, किसी मूवी को देखा, कितने स्टार मिल रहे हैं, कितने रेटिंग मिल रहे हैं, बट मैंने आपसे जो पूछा है वो थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग है। ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, आज के बाद ए आंसर नहीं लिखोगे आप, ए राइट आंसर नहीं है मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अब आपके पास रेटिंग स्केल एनेक्डोट्स लिखा हुआ है, और मैं बताना चाहता हूं आपका सही आंसर होगा एनेक्डोट्स माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, एन अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट इन अ स्टूडेंट्स एक्टिविटी। लाइक एनेक्डोट्स जो है, इसको हम ईयरली असेसमेंट रिकॉर्ड भी कह सकते हैं, बेड साइड परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने का स्केल भी कह सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जैसे एक पेशेंट है, उस पेशेंट को मैंने कहा था बेड बाथ देना, तो सबसे पहले इवेंट क्या होगा आपका? यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म क्या है। दूसरा इवेंट क्या होगा कि हैंड वॉशिंग। तीसरा, पेशेंट के पास जाके आपको पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है कंडक्ट करने से पहले। चौथा, प्रोसीजर को कंडक्ट करना है। पांचवा, फिर आपको रिव्यू लेना है। ये जो इवेंट्स है, द वर्क एक्टिविटी के जो इवेंट्स है, दैट ऑल्सो वी कैन से एनेक्डोट्स। और कभी कभी ऐसा पूछे कि ईयरली असेसमेंट, तो भी आपको एनेक्डोट्स लिखना। मैंने दोनों एमसीक्यू इसलिए पुट किया है कि ये तो सबको पता है,
ये सबको पता है कि ईयरली असेसमेंट में कौन सा स्टूडेंट का रिकॉर्ड चेक करते हैं, जिसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, और सॉरी फर्स्ट टर्मिनल, सेकंड टर्मिनल, थर्ड टर्मिनल, यूनिट टेस्ट, इन सबको हम फाइनल लिस्ट के पहले चेक करके इंटरनल मार्क्स को कंडक्ट करते हैं ना बच्चों। तो इस तरीके से आपको एनेक्डोट्स को याद रखने, टर्म्स कई बार एग्जाम में आया हुआ है, कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा हुआ कि एग्जैक्टली एनेक्डोट्स क्या होता है। तो आप लिखते हैं अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट इन अ स्टूडेंट एक्टिविटी लाइक ऑन द जस्ट बैड साइड, और वी कैन से इन होल ईयर, पूरे साल में। ओके फाइन, डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके फाइन, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट कैरी करते हैं बच्चों। आप फटाफट आंसर पुट करने की कोशिश करना। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ देखिएगा, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ देखिएगा। द प्रोसेस ऑफ असेसिंग स्टाफ मेंबर, द प्रोसेस ऑफ असेसिंग स्टाफ मेंबर, स्टाफ मेंबर को असिस्ट करने का प्रोसेस आपसे पूछ रहा हूं। हियर यू कैन सी एवरीवन, ऑप्शन आपके सामने। रिव्यू बोल सकते हैं क्या हम, क्या पीर रिव्यू बोल सकते हैं, क्या री इवेल्युएशन बोल सकते हैं, क्या परफॉर्मेंस अप्रेजल बोल सकते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल बोल सकते हैं। देखिए, आप कहीं पर भी वर्क कर रहे हैं, लाइक यू आर टीचर, लाइक यू आर टीचर, आप टीचर हैं और आप किसी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो, सैलरी इंक्रीमेंट हो, ये आपकी उम्मीद है, डेफिनेटली एक्सपेक्ट करोगे। तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, सैलरी इंक्रीमेंट या पोस्ट इंक्रीमेंट से पहले आपकी एक्टिविटी, आपके एफर्ट्स को, आपके नॉलेज को असिस्ट किया जाएगा, और उसके बाद उस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको फर्दर प्रमोशन, सैलरी इंक्रीमेंट मिलेगा। आपने जैसे आप बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर, बीएससी फोर्थ ईयर, मतलब बीएससी नर्सिंग कॉलेज है, एक प्रिंसिपल है और उसके अंडर में 10 टीचर काम कर रहे हैं। 10 टीचर जो है वो 10 टीचर सभी क्लास में पढ़ाते हैं, सभी क्लास में पढ़ाते हैं। अब वहां पर प्रिंसिपल ने कंप्यूटर पे एक परफॉर्मा क्रिएट किया है कि अक्की सर कैसा पढ़ाते हैं, हनुमान सर कैसा पढ़ाते हैं, कुमाऊं सर कैसा पढ़ाते हैं, अली सर कैसा पढ़ाते हैं, पालीवाल सर कैसा पढ़ाते हैं, ऐसे हमने पॉइंट पुट कर दिए। अब आपको उनको रेटिंग करना है, आपने जो उनसे सीखा उनको रेटिंग करना है, आपने उनके सामने रेटिंग पुट कर दिया, और फिर प्रिंसिपल ने शाम को सारा डाटा चेक किया कि कौन सा टीचर है जिसका रेटिंग सबसे टॉप पे, तो उसकी सैलरी इंक्रीमेंट का चांस सबसे ज्यादा, सेकंड नंबर पे कौन है, थर्ड नंबर पे कौन है, फोर्थ नंबर पे कौन। इस तरीके से यदि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को यदि एनालिसिस करते हैं, तो इसके लिए जो टूल यूज होता है दैट इज अ परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग, आप एम्स के एम्प्लॉय बन जाओगे ना, फिर भी आपको इस टूल से गुजरना होगा, आपको इस टूल से गुजरना होगा। The tool we can say performance appraisal, my loving future nursing officer, that you understand। आप जैसे ही 2022 के बाद एम्स को ज्वाइन करने जाओगे ना, 1 ईयर पूरा होते ही आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल आ जाएगा, उससे पता चलेगा आपने एक साल में क्या किया, हाउ यू डू वर्क इन लास्ट 1 ईयर, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दैट यू अंडरस्टैंड। अब एक गुड न्यूज आपको दे देता हूं बच्चों, गुड न्यूज यह है कि नॉर्सेट 2022 के लिए क्या होने वाला खास, जानिए अक्की सर से। 3 मई को सुबह 10:30 बजे, मतलब कल सुबह 10:30 बजे एक अनाउंसमेंट होने वाला है। जितने भी जेआईएनसी परिवार के फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर हैं, उन सारे बच्चों के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट होने वाला है, जिसकी डिमांड बहुत टाइम से की जा रही है। तो ये कल का प्लान है बच्चों, नॉर्सेट 2022 के लिए क्या होने वाला खास, जानिए अपने अक्की सर से। 3 मई सुबह 10:30 बजे, कल इसी टाइम। और मैं उम्मीद करता हूं आज का सेशन जो रहा आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, थोड़ा सा आपका फियर कम होगा। लगातार 1 और 2 क्लास में और लेके आऊंगा नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, जहां मैं आपको पढ़ाने वाला मटेरियल मैनेजमेंट पे बनने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, एबीसी एनालिसिस, वीडी एनालिसिस, फीफो लीफो, परपेचुअल इन्वेंटरी कंट्रोल, बहुत सारे खास एमसीक्यू। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, जुड़े रहें जेएनसी परिवार से नॉर्सेट 2022 का सपना पूरा करने के लिए। कल फिर मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।